हेलो, मैं सोम प्रकाश। आपको मैंने अपने पहले वीडियो में भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी थी कि भारत के इतिहास को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि भारत, हिंदुस्तान या इंडिया क्या है और इनको हम इन नामों से क्यों पुकारते हैं। वो भारत का एक संक्षिप्त परिचय था। आज मैं आपको चूँकि इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो इतिहास का स्रोत क्या है या इतिहास को हमने कहाँ कहाँ से प्राप्त किया है, कहाँ कहाँ से संकलित किया है, इसके बारे में बताऊंगा। ये आपका यहाँ से विषय वस्तु जो प्रारंभ होती है वो हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है। तो आप ये मान सकते हैं कि आज से आप कंपटीशन मोड में हैं। आज से जो भी आपका अध्ययन चालू होगा, जो मैं आपको बताऊंगा या जो आप हमसे सुनेंगे, वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे द्वारा जो आपको बताया जा रहा है उसकी मेरे पीछे चलने वाले स्क्रीन में पूरा विवरण मैंने दिया है और उसमें जो काफ़ी डार्क किया है वो आप ये मान सकते हैं कि वो कंपटीशन में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपको मेरा चैनल या मेरा वीडियो पसंद आता है तब आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इतिहास की जानकारी से परिचित हो सकें और मैं अपनी बात बच्चों में पहुंचा सकूं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। धन्यवाद। भारतीय इतिहास के उपकरण और स्रोत के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक विशेष जगह से हमने भारतीय इतिहास को संकलित नहीं किया, न किसी एक साहित्य से, न किसी एक घटना से, न किसी एक अनुश्रुत से या किसी ऐसे पुराने कथन से या किसी ऐसे दरबारी कवि की कोई ग्रंथ हो या पुस्तक हो कि जिससे हमने भारतीय इतिहास को संकलित किया है। भारतीय इतिहास को हमने कई स्रोतों से प्राप्त किया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इतिहास हमारे किसी एक घटना की देन है। इतिहास हमेशा चलने वाली घटना की देन है। इतिहास के स्रोत को अगर देखें तो हमारा जो भारतीय इतिहास का स्रोत है वो हमने मुख्यतः 3 स्थानों से प्राप्त किया। पहला स्थान है साहित्य। साहित्यों के द्वारा हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम साहित्य का नाम लेते हैं तो सबसे पहले स्वतः हमारे सामने जो साहित्य आता है वो हमारे 4 वेद हैं। भारत के 4 वेदों से भारत के इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला वेद हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमको आर्य सभ्यता के बारे में, उनके आंतरिक और बाह्य संघर्षों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद जो दूसरा वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद से हमको तत्कालीन भारत के यज्ञ, विधि विधान, कर्मकांडों के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है अथर्ववेद। अथर्ववेद से हमको आर्यों की सांस्कृतिक प्रगति की जानकारी मिलती है। और चौथा है सामवेद। सामवेद से हमको गायन और संगीत की जानकारी प्राप्त होती है। तो इन 4 वेदों से हमको ऐसी पुराने इतिहास के बारे में या पुराने ऐतिहासिक समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्य में ही इसके बाद हम अगर चलते हैं तो हमको सूत्र साहित्य मिलते हैं। जो सूत्र साहित्य हैं वो छोटे छोटे साहित्य हैं, इनसे भी हमको काफ़ी जानकारी मिलती है। कल्प सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है। इससे हमको क्रमशः वैदिक, गृहस्थ और कर्मकांडों या संस्कारों की जानकारी मिलती है। इन्हीं से हमको तत्कालीन
समय में होने वाले यज्ञ, मौसमी यज्ञ, धार्मिक और सामाजिक जीवन में होने वाले सभी यज्ञों की जानकारी प्राप्त होती है। धर्म सूत्र से हमें सामाजिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था या विधि व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। सूत्र साहित्य के अंतर्गत ही वेदांग भी आते हैं। वेदांग 6 हैं। वेदांग से हमको भी कई जानकारी मिलती है। इन 6 में सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा के अंतर्गत हमको उच्चारण करने का पूरा शास्त्र ये है। शिक्षा वेदांग के अंतर्गत शब्दों को बोलने का ज्ञान दिया गया है। इसके बाद आता है कल्प। कल्प में हमको यज्ञ विधियों की जानकारी मिलती है या यज्ञ विधियों का ये स्रोत है। तीसरा है निरुक्त। निरुक्त से हमें शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है और उनका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जानकारी मिलती है। व्याकरण। व्याकरण से हमको बोलने की और लिखने की जानकारी दी गई है। छंद। छंद को हम पिंगल भी कहते हैं। पिंगल या छंद में हमको वैदिक ऋचाओं का विवेचना मिलती है। इसमें वैदिक ऋचाओं की विवेचना की गई है। उसका जैसे जो मंत्र है उसको काफी प्रसार करके उसका काफी अर्थ बताया गया है। फिर आता है ज्योतिष। ज्योतिष से हमको शुभ मुहूर्त कि किस समय हमको कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, इसकी जानकारी मिलती है। और जो ज्योतिष है जिसको कि आप आज के समय में भविष्य की जानकारी कहते हैं, उसकी जानकारी मिलती है। तो वेदांग के ये 6 भाग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। इसके बाद हम चलते हैं तो हमारे यहाँ 18 पुराण हैं। इन 18 पुराणों से भी हमको तत्कालीन इतिहास के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है। 18 पुराणों में हमको आदिकाल या जब से आप मान लें कि साहित्य का उद्भव हुआ है तब से लेकर के गुप्त काल तक के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सामान्यतः जो पुराणों के रचयिता हैं वो ऋषि लोमहर्ष को माना गया है, लेकिन इसके अलावा कुछ पुराण ऐसे हैं जिनके रचयिता उनके पुत्र उग्र श्रवा को माना गया है। 18 पुराण का अगर हम जिक्र करते हैं तो 18 पुराण ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण हैं। इन पुराणों को 5 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है सर्ग, जिसको कि सृष्टि भी कहते हैं। दूसरा भाग है प्रतिसर्ग। तीसरा भाग है वंश। चौथा भाग है मनवंतर। वंश में हमको देवताओं के वंशों के बारे में जानकारी दी गई है। चौथा है मनवंतर। पांचवा है वंशानुचरित। इसमें हमको तत्कालीन राजाओं का क्रमिक इतिहास बताया गया है। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इन 5 में सबसे महत्वपूर्ण वंशानुचरित्र है, जिसमें कि हमको राजाओं की ऐतिहासिक जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि सभी पुराणों से हमको राजनीतिक इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है, और जो वंशानुचरित्र में भी हमको जानकारी मिलती है उसमें जो घटनाक्रम है वो क्रमशः नहीं है, क्रमिक नहीं है, क्रमवार नहीं है। उसमें कई राजवंशों की हमको जानकारी नहीं दी गई है। कई आक्रमणकारी और विदेशी राजाओं की भी जानकारी नहीं दी गई है। कई पुराने जो राजवंश हैं, यवन, पल्लव, कुषाण, इन पर कोई चर्चा नहीं की गई है। संभवतः इनको विरोधी या विदेशी आक्रमणकारी मानने के कारण इन पुराणों में इनको स्थान प्राप्त नहीं कराया गया है। इनको मतलब वहां से इतिहास से इनको हटा दिया गया है। यहाँ के ही राजवंशों को जानकारी इसमें समाहित की गई है। पुराणों के बाद उनके 29
उपपुराण हैं। इन 29 उपपुराणों से हमें मध्ययुगीन इतिहास की काफ़ी जानकारी मिलती है। ये तो पुराण हो गए। इसके बाद हम चलते हैं तो हमको संस्कृत साहित्य से भी काफ़ी ऐतिहासिक या तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि भाष्य है, टीका है, मनुस्मृति है, गार्गी संहिता है, बृहद संहिता है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है। विभिन्न प्रकार के तमिल महाकाव्यों ने भी इतिहास की पर्याप्त जानकारी दिया है, जिसमें कि मणिमेखले है, शिल्पादि कारम है, तिरुकुरलम है। ये 3 ऐसे तमिल महाकाव्य हैं, इन्होंने भी हमको इतिहास की जानकारी दिया है। साहित्य में हम आगे चलते हैं तो हमको बौद्ध साहित्य ने भी काफी इतिहास की जानकारी दिया है। बौद्ध साहित्य जो है लगभग ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व से प्राप्त होती है, लेकिन इन साहित्यों में हमको भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म, जिनको कि हम बोधिसत्व अवतार कहते हैं, उनकी कहानियों से जातक कथाएं लिखी गई हैं। उन जातक कथाओं से आप ये मान सकते हैं कि काल्पनिक कहानी है, और काल्पनिक कहानी को आप इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मान सकते हैं, ये सही है। लेकिन जातक कथाओं ने उस समय की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का जो वर्णन किया है वो काल्पनिक नहीं हो सकती है, इसलिए उसको हम इतिहास का स्रोत मानते हैं। सबसे विशेष बात यह है कि जातक कथाएं काल्पनिक होने के बावजूद, कहानी तो उसमें काल्पनिक है, लेकिन उनकी जो घटनाएं हैं उनको आप ये मान सकते हैं कि उस समाज में या उस समय ऐसे व्यवस्था रही होगी। जातक कथाएं लगभग 550 की संख्या में हैं। बौद्ध साहित्य में ही 3 त्रिपिटक आते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, जो भगवान बुद्ध के वचनों और सिद्धांतों का संग्रह है। महावंश, दीपवंश भी जो ये लंका के पाली महाकाव्य हैं, ये भी लंका के इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी देते हैं और तत्कालीन भारत से लंका के संबंधों की भी जानकारी हमको प्रदान करते हैं। अब हम चलते हैं तो जैन साहित्य आता है। जैन साहित्य से भी हमको इतिहास की प्रचुर सामग्री प्राप्त हुई, काफी मात्रा में सामग्री प्राप्त हुई है, और माना जाए तो जैन साहित्य भी लगभग बुद्ध साहित्य के आसपास का है, वो भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। जैन साहित्य से हमको इनका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है या पुस्तक है वो परशिष्ट पर्वन है, जिसको कि आचार्य हेमचंद्र ने लिखा है। इस साहित्य में काफी बिखरी ऐतिहासिक सामग्री को संकलित किया गया है। जैन साहित्य का ही एक दूसरा जो ग्रंथ है भद्रबाहु चरित्र है। इसमें जैन आचार्य भद्रबाहु के जीवन के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर हम जैन साहित्य में चलते हैं तो वसुदेव हिंदी, बृहत कल्पसूत्र, भास आचारांग, सूत्र, आवश्यक, चूर्णी, गाथा, धर्म कथा, समराइष्ट कथा, कथा कोश, लोक विभाग, पुण्य श्रव कथा, त्रिलोक प्रगप्त, भगवती सूत्र, कालिका पुराण एवं अन्य निबंध ग्रंथ भी भारतीय संस्कृत की जानकारी देते हैं। सोमेश्वर द्वारा रचित रसमाला कीर्त कौमुदी में गुजराती संस्कृत पर प्रकाश पड़ा है या गुजराती संस्कृत के बारे में बताया गया है। उदय प्रभात कीर्तनी सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं, सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताते हैं। उदय प्रभा जो कि सुकृत कीर्त कल्लोलनी, इनसे हमको भी तत्कालीन भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों या सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से चलते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ भी हमको मिले हैं। तो हमने भी आपको जो बताए हैं वो लगभग धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित रहे हों, बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हों या जैन धर्म से। अब ऐतिहासिक पुस्तकें भी हमको कई ऐसे मिली हैं जिनसे हमने अपने इतिहास का संकलन किया है। सबसे ऐतिहासिक पुस्तक जो हमको सबसे पहली मिलती है वो
मिलती है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी। इससे हमको 12वीं शताब्दी तक के इतिहास की जानकारी होती है, जो कश्मीर का इतिहास है। 12वीं शताब्दी के कश्मीर की जानकारी हमको कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक से मिलती है। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया है। इसमें हमको हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन के बारे में और तत्कालीन राजनीतिक, समाजवाद और धर्म की जानकारी मिलती है। वागपति राज द्वारा रचित महाकाव्य गौडवहो में कन्नौज के राजा यशोवर्मन का वर्णन है। पद्मगुप्त परिमल के 9 शशांक चरित्र में परमार वंश का पूरा इतिहास मिलता है। कश्मीरी पंडित बिल्हड़ द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित्र नामक ग्रंथ से 11वीं शताब्दी तक के कल्याणी के चालुक्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आपको कुछ ऐसी और भी पुस्तकें बता रहे हैं जिनसे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। इन पुस्तकों में किस वंश की या किससे या किस जानकारी मिलती है अथवा किसके द्वारा रचित है, इसको भी हम आपको बताएंगे। ये आपके किसी भी कंपटीशन में महत्वपूर्ण हो सकता है जहां पर की पुस्तकें और उनके लेखक आते हैं। वैसे मैंने अपने पीछे चलने वाले स्क्रीन में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको गहरे रंग से दिखाया है, उनको आप देख सकते हो, उनका आप नोट्स बना सकते हो। इतिहास की जो और जानकारी है मिलती है उसमें है रामचरित। ये संध्याकर नंदी द्वारा लिखी गई है। इससे हमको पाल वंश की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विषय जो कि जयनाथ द्वारा लिखा गया है, इससे हमको चौहान वंश की जानकारी मिलती है। बल्लाल चरित आनंद भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिससे कि हमको सेन वंश की जानकारी मिलती है। दयाश्रव हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। चतुर्विंशति प्रबंध सोमेश्वर द्वारा लिखा गया है। कंपराय चरित गंगा देवी द्वारा, प्रभावक चरित चंद्र प्रभु सूर द्वारा, हमीर महाकाव्य जय सिंह सूर द्वारा, मांडलिक महाकाव्य गंगाधर पंडित ने रचा है। मूसक वंशम एवं राज्याभिधय काल राजनाथ द्वारा रचित किया गया है। मृच्छकटिका ये महत्वपूर्ण है। वैसे मैंने जो पुस्तक बताया उसमें भी 2-3 पुस्तकें ऐसी जो महत्वपूर्ण है, जो कभी भी कंपटीशन में आ सकती है, लेकिन मृच्छकटिका प्राय आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में मिल सकती है। ये शूद्र द्वारा रची गई है। मुद्रा राक्षस ये भी महत्वपूर्ण है, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। बृहद कथा मंजरी छेमेन द्वारा लिखा गया है। कथा सरित सागर ये भी महत्वपूर्ण है, सोमदेव द्वारा रचित है। ज्योतिष प्रबंध कात्यायन द्वारा रचित है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये तो हमने साहित्य बताया कि साहित्य से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला है पुरातत्व। अब पुरातत्व क्या है? पुरातत्व जो है अगर हम देखते हैं तो ये यूनानी भाषा का शब्द है, जैसे कि हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं, तो ये आर्कियो अर्थात पुरातन, लोजी या लोगो शब्द से बना है, जिससे कि है ज्ञान। आर्कियोलॉजी पुरातत्व का ज्ञान, ये यूनानी शब्द है। इससे हमको इतिहास की भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत हम साहित्य को नहीं रखते हैं। इसके अंतर्गत पुरातत्व के अंतर्गत खुदाई द्वारा प्राप्त सामग्री को, खंडहरों को, अवशेषों को, प्राचीन गुहालेख या गुफालेख, शिलालेख, कई प्राचीन स्तंभ प्राप्त हुए हैं, कई प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं या कई प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये भी इतिहास के स्रोत हैं और इनको हम पुरातत्व के अंतर्गत रखते हैं। प्राचीन सिक्के जिनको कि हम आहत सिक्के कहते हैं। आहत का मतलब चोटिल या चोट खाए हुए सिक्के। चोट खाए का मतलब ये नहीं है कि वो सिक्के किसी ढंग से चोट खाए हैं या टूटे हैं, इसलिए उनको आहत बोलते हैं। आहत का मतलब पंच मार्क्ड, जो हमारे आज भी सिक्के हैं, देखिए आप उसमें मार्क है कि मतलब वो गढ़े हुए सिक्के, जिनको गढ़ करके बनाया गया है, ढाल करके बनाया गया है, उनको आहत सिक्के बोलते हैं। तो आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के हैं। इन सिक्कों से भी हमको जानकारी मिलती है, जैसे कि आप देखते हैं, कभी पेपर में पढ़ते हैं, कई आप समाचार में देखते होंगे कि खुदाई हुई, वहां पर ऐसे सोने के सिक्के मिले, तो या ऐसे उसमें चिन्ह बने हैं। तो इन सिक्कों से हमको तत्कालीन भारत की स्थानीय और धार्मिक
विषय में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि किसी के पीछे किसी देवी का चित्र मिलता है, देवता का मिलता है। इन सिक्कों से हमें स्थानीय धार्मिक जानकारी भी मिलती है। कई सिक्कों पर राजाओं की उपाधियों का वर्णन है। कुछ सिक्कों पर तिथि भी अंकित है, जैसे कि आज के हमारे वर्तमान सिक्कों में देखिए सन पड़े रहते हैं, वैसे कुछ पुराने सिक्कों में तत्कालीन तिथियों का वर्णन है, तो हमको उसके कालक्रम के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम देखते हैं तो लगभग ईसा के बाद तो हमको काफी सिक्के मिले हैं, लेकिन ईसा के पूर्व 6ठी शताब्दी पूर्व लगभग आप इसको मान सकते हैं कि बुद्ध काल या बुद्ध काल के आसपास के भी आपको सिक्के मिलते हैं। तब से हमको लगभग नियमित सिक्के मिल रहे हैं। इन सिक्कों से हमको आप ये मान सकते हैं कि इतिहास की जानकारी मिलने के साथ उस समय की भाषाओं का भी ज्ञान होता है। पहले सिक्कों पर लेख लिखाए जाते थे, तो उन लेख से भी हमको जानकारी मिलती है। लेख लिखाने का काम सबसे पहले यवन शासकों ने किया था। सिक्के जो हमको पुराने मिले हैं उनको हम कासार्पण कहते हैं, जो कि लगभग चांदी के बने हुए होते हैं। प्रत्येक काल के सिक्के अपने समय की व्यापारिक स्थितियों के बारे में भी बताते हैं। कनिष्क के सिक्कों पर अगर आप देखें तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसका बोध होता है। समुद्रगुप्त का जो सिक्का है उस पर वो बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए हैं, जिससे पता होता है कि वो संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के कई सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ के भी चित्र दिखाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि इन दोनों राजाओं ने अश्वमेध का यज्ञ किया था। और अश्वमेध यज्ञ करने के साथ अगर आप देखें तो आप ये भी मान सकते हैं कि ये दोनों राजा साम्राज्यवादी या विस्तारवादी स्वभाव के थे। इन्होंने अपने राज्यकाल में विस्तारवादी नीतियों को अपनाया था। इसी प्रकार से सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत बना है, जिससे कि हमको यह पता चलता है कि पुराने समय में उन्होंने समुद्र पर विजय प्राप्त किया। समुद्र पर विजय प्राप्त करने का मतलब कि समुद्र के अंदर कई जो बसे राज्य थे टापुओं पर, उन पर उन्होंने अवश्य विजय प्राप्त किया होगा। उसी की स्मृति में उन्होंने जलपोत वाले सिक्के बनवाए होंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर व्याघ्र शैली पाई जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने पश्चिम भारत के गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्र में शक के ऊपर विजय पाई थी, और उसी के स्मृति में उन्होंने ये सिक्के ढलवाए थे। फिर हम चलते हैं अभिलेखों पर। मास्की में सम्राट अशोक का अभिलेख मिला है। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने पढ़ा था। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। खरोष्टी लिपि की विशेष बात यह है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। प्राचीन अभिलेखों में बोगचकोई से कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र एवं अश्विनी कुमार का भी वर्णन प्राप्त होता है। यह अभिलेख लगभग ईसा से 1400 वर्ष पूर्व अर्थात आज से लगभग 3400 साल पुराना है। यह सबसे प्राचीन अभिलेख माना गया है। बोगचकोई का अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख माना गया है। इसके अलावा भी समय समय पर हमको कई ऐसे अभिलेख मिलते गए हैं, जिनसे कि हमको उस समय के राजाओं और उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि हाथी गुफा अभिलेख, ये खारवेल के बारे में हमको जानकारी देता है। गिरनार का अभिलेख जो कि जूनागढ़ गुजरात में है, इससे कि हमको रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक गुहा अभिलेख से सातवाहन राजा पुलभावी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। ये गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के इतिहास को बताता है। मंदसौर मार्लो नरेश या मालो नरेश यशोधर्मन के बारे में बताता है। एहोल अभिलेख ये भी महत्वपूर्ण है। एहोल अभिलेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ऐतिहासिक जानकारी देता है। इसी प्रकार ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार राजा भोज के बारे में। गरुण स्तंभ अभिलेख जो कि बेसनगर बिस्सा में है, ये भी राजा भोज के बारे में जानकारी देता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख से
गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से तत्कालीन राजा बंगाल के विजयसेन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर इतिहास के स्रोत पर हम देखते हैं तो कई प्रकार के राजप्रसाद, राजमहल हैं, सभा मंडप के ध्वंसावशेष हैं, बौद्ध स्तूप हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पशु पक्षी आदि की मूर्तियां जो कि भारत के विभिन्न भागों में पाई गई हैं, उनसे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। जावा का बोरोबुदुर है, प्रमंबन का जो मंदिर है उससे हमको जानकारी मिलती है। कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर है, मलाया के सुनगेई हैं। ये जो भारतीय इतिहास के वास्तु हैं, इनसे भी हमको काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। कौशाम्बी के राजा उदयन के राजमहल से, घोषिताराम बिहार से भी इतिहास की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम चलते हैं इतिहास के स्रोत में, तो हमको कई लेखकों द्वारा लिखे गए किताबों या पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर विदेशी लेखों में जाएं तो सबसे पहले यहाँ पर यूनानी लेखकों के द्वारा जो संग्रह किया गया है उससे जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी लेखकों को अगर हम देखें कालक्रम के हिसाब से तो ये 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहले यूनानी लेखक आएंगे जो सिकंदर के आक्रमण के पूर्व के हैं। इसमें हेरोडोटस है जो कि 424 ईसा पूर्व में भारत आया था। उसने भारत के राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर प्रकाश डाला है। हेरोडेटस द्वारा लिखी गई हिस्टोरिका पुस्तक में तृतीय, चतुर्थ और सप्तम खंड में उत्तरापथ और हखामनी साम्राज्य के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की जानकारी दी गई है। सिकंदर के आक्रमण के पूर्व के लेखों में टेसियस दूसरा लेखक है जिसने कि भारत की आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डाला है। लेकिन हम ये मानते हैं कि इनका इतिहास या इनके द्वारा लिखी गई जानकारी 100% सही नहीं हो सकती है। आप इसको काल्पनिक भी मान सकते हो क्योंकि ये सब सुनी सुनाई बातों पर लिखी है, इसको प्रमाणिक नहीं माना गया है। फिर इतिहास का जो दूसरा चरण प्राप्त होता है विदेशी लेखों में, वो सिकंदर के समकालीन अर्थात जो सिकंदर के आक्रमण के समय भारत आए, उसमें अरिस्टोबुलस, नियार्क्स, ओनेसिक्टस, यूनेनीस हैं। ये सब सिकंदर के आक्रमण में उसके साथ भारत आए थे। इन्होंने भारत के ऐतिहासिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन आप इनको भी प्रमाणिक नहीं मान सकते हैं। आप इनको ये मान सकते हैं कि उसने भेदभाव किया था और काफ़ी हद तक सिकंदर के पक्ष में लिखा था, इसलिए उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं में आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि इस पुस्तक में जो वर्णित किया गया है वो सही है। तीसरा काल हुआ जो सिकंदर के आक्रमण के बाद आए। इसमें मेगास्थनीज, डायमेकस, प्लिनी, टालमी, डायोडोट्स, एरियन, प्लूटार्क, कर्टियस, जस्टिन स्ट्रोबो थे। इन्होंने भी भारत की कई सांस्कृतिक घटनाओं का उल्लेख अपनी पुस्तकों में किया है, लेकिन इन पर भी आप 100% विश्वास नहीं मान करके आंशिक रूप से विश्वास मान सकते हैं, क्योंकि यूनानी लेखकों ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का तो बोध जरूर कराया है, लेकिन कई बातों में उन्होंने भेदभाव दिखाया है। इसके साथ आप ऐसे भी लेखक जो यहाँ भारत नहीं आए और उन्होंने भी भारत के बारे में कुछ बताया है, उसमें एलियन सागर का पेरिप्लस है, टालमी द्वारा लिखित भूगोल है, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री है, इंडिको प्लूटस का क्रिश्चियन
ऑफ द यूनिवर्स है। इससे भी हमको भारत के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। दूसरे प्रकार के जो लेखक आए उसमें से कई लेखक हमारे यहाँ चीन से आए हैं। चीन का भारत से बौद्ध काल से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ था। सबसे पहला जो चीनी यात्री था फाहियान था, जो 399 ईस्वी में पश्चिम भारत से या पश्चिम क्षेत्र से भारत में आया था। ये इस देश में 14 वर्ष तक रहा। फाहियान ने गुप्तकालीन इतिहास के बारे में लिखा है। उसी समय लगभग 518 ईस्वी में सुंग यून भारत आया था। ये भी भारत में 3 साल लगभग रहा। इसने 170 ग्रंथों की रचना किया। हुएनसांग जो कि 629 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आया। हुएनसांग भारत में 16 वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में घूमता रहा। बौद्ध मठ, बिहार, विश्वविद्यालय, राज्यसभाओं में जाता रहा। कन्नौज और नालंदा में भी इसने भ्रमण किया है। हुएनसांग ने जो अपना वृत्तांत लिखा है या अपना इतिहास लिखा है भारत के बारे में, उसको सी यूकी पुस्तक कहते हैं। सीयूकी ये हुएनसांग द्वारा रचित है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में काफी जानकारी दिया है। इसके बाद इत्सिंग आया था। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आया था। इसने पतोन्मुख, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया है। तीसरे वर्ग के जो लेखक थे वो अरब के लेखक थे, जो कि भारत पर चूंकि अरब आक्रमण भी हुए हैं, तो जो अरब के लेखक थे उन्होंने भी अपनी पुस्तकों में संक्षिप्त रूप से कहीं ना कहीं भारत के इतिहास के बारे में बताया है। इन्होंने ऐसी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। ये पुस्तकें भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे कि अलबिला दूरी ने लिखा है किताब उल बुल्दान। अरबर्नी ने तहकीक हिंद लिखा है। अल मसूदू ने मुर्जुल जहाब लिखा है। हसन निजामी ने ताज उल मासिर लिखा है। मीर खोंद ने रौजातु सफ़ा। फिरिस्ता ने तारीख फिरिस्ता। मिनहाजुद्दीन ने तबकाते नासरी। इब्दुल अथीर ने अल तारीखुल कामिल। अल उतबी ने तारीख यामनी पुस्तक लिखी हैं। इसमें भी भारत का संक्षिप्त इतिहास मिलता है। निजामुद्दीन के द्वारा लिखित तारीख अकबरी से पूर्व मध्यकाल के ऐतिहासिक राजपूत काल की सामग्री भी प्राप्त होती है। फिर चौथा जो लेखक है वो तिब्बत से आए। तिब्बत से जो लेखक हैं वो हैं तारानाथ। तारानाथ ने कंग्यूर ये पुस्तक लिखी है। इस पर उन्होंने भारतीय साम्राज्य या भारतीय समाज के बारे में काफी विस्तृत वर्णन लिखा है। लेकिन ये बौद्ध मत के अनुयायी थे, तो आप ये मान सकते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं बौद्ध पक्ष के साथ में पक्षपात किया है और उन्होंने निष्पक्षता से इस पुस्तक को नहीं लिखा है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको भारतीय इतिहास के उपकरण एवं स्रोत कि कहाँ से भारतीय इतिहास हमने उठाया है या प्राप्त किया है, इसके बारे में आप सब लोगों को बताया है। आज के वीडियो से आप ये मान सकते हैं कि अब ये कंपटीशन के बारे में आपको बताया गया है। इसमें कई पीछे चलने वाले स्क्रीन में हमने ऐसे रेड कलर से डार्क किया है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी के साथ अब भारतीय इतिहास का अध्ययन आप प्रारंभ करेंगे। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो भारत के इतिहास का जो सबसे प्राचीन स्रोत है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये बता सकता हूँ कि चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता या उसका समकालीन जो सभ्यता हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं
उनको एक वीडियो में समाहित करना संभवतः संभव नहीं होगा, तो उनको हम आपके सामने 2-3 खंडों में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वो क्रमिक रूप से रहेंगे। धन्यवाद।